हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निशांत स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, यूपी डब्ल्यूएससी पीईटी के एग्ज़ाम में भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 नंबर आने वाले हैं। इस उम्मीद और आशा के साथ कि आपके यूपी डब्ल्यूएससी पीईटी एग्ज़ाम में शायद ये जो आपके सामने करीब 40 वीडियोस में लेकर के आने वाला हूं, जिसका आज पहला एपिसोड है, इसमें से फंस जाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। तो आइए शुरू करते हैं और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? पहला प्रश्न है, कैसी अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी है, साम्यवादी है, समाजवादी है या मिश्रित अर्थव्यवस्था? देखिए, हम बात करें अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था की, तो मेरे साथी, प्यारे दोस्त, प्यारे भाई, एक शब्द आप सुनते हैं अर्थशास्त्र, समझिएगा। एक शब्द होता है अर्थशास्त्र और एक शब्द होता है अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र क्या होती है? अर्थशास्त्र जो है ये थियरी है भाई। क्या है? ये थियरी है। और अर्थव्यवस्था क्या है? ये प्रैक्टिकल है, ये प्रायोगिक चीज है। क्या है? ये प्रैक्टिकल है। बात क्लियर है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है पूछा है? पूंजीवादी है, साम्यवादी है, समाजवादी है या मिश्रित अर्थव्यवस्था? अब आप खुद तय करिएगा। देखिए, नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। एक तो पूंजीवादी, दूसरा होता है आपका समाजवादी, इसको एक होता है आपका पूंजीवादी, ऐसे समझिए पूरे अच्छे तरीके से। पूंजीवादी एक होता है, दूसरा होता है राज्य अर्थव्यवस्था, और तीसरा होता है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है, इस पर नियंत्रण जो होता है वो निजी क्षेत्र का होता है। किसका होता है? इस पर जो नियंत्रण होता है वो बेसिकली होता है निजी क्षेत्र का। बात क्लियर है? इस पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है। और जो मूल्य तंत्र है वो मांग और पूर्ति पर आधारित होता है। क्या? मांग और पूर्ति पर आधारित होता है। क्या? पूंजीवाद जो है। ठीक है, ये 4 जुलाई 1776 में जब अमेरिका आजाद हुआ था तो एडम स्मिथ ने कहा सबको फ्री छोड़ दो, अर्थात हस्तक्षेप का सिद्धांत जो है, हस्तक्षेप का सिद्धांत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से है। राज्य अर्थव्यवस्था 2 प्रकार की होती है। एक होती है समाजवादी और एक होती है साम्यवादी। बात क्लियर है? साम्यवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होती है, इसमें जो नियंत्रण होता है वो सरकारी क्षेत्र का होता है। मतलब क्या? किसका होता है? सरकार का होता है। और साम्यवादी अर्थव्यवस्था में जो होता है, इसका नियंत्रण किस में होता है? तानाशाही में होता है। तानाशाही में होता है। अब बताइए, जवाब दीजिए आप। ये 3 चीजें हमने आपको बता दी। इसमें सरकार का नियंत्रण होता है। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसका जीता जागता उदाहरण रसिया है, और जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, इसका जीता जागता उदाहरण आपका चीन है, या आप उत्तर कोरिया को ले सकते हैं। ठीक है, उत्तर कोरिया और तानाशाह वाला। तो भाई, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी आपको लग रही है? निजी क्षेत्र है क्या? निजी क्षेत्र का संपूर्ण हस्तक्षेप? बिल्कुल नहीं है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था मतलब तानाशाही है क्या? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और समाजवादी अर्थव्यवस्था मतलब सरकार जो है, इसका नियंत्रण सार्वजनिक क्षेत्र के हाथों में केवल होता है। केवल सरकार के हाथ में है क्या? बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मतलब क्या? हमारे यहाँ निजी और प्लस सरकारी दोनों काम करते हैं। बात क्लियर है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि यह लाभ और कल्याण दोनों के सिद्धांत पर कार्य करता है। बात क्लियर है? और मिश्रित अर्थव्यवस्था पूछा जाता है किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसको अपनाया गया। कब? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसको अपनाया गया। बात क्लियर मेरे भाई? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारतीय गिनती होती है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था, इसकी किस रूप में गिनती होती है? पिछड़े राष्ट्र के रूप में, विकासशील राष्ट्र के रूप में, या फिर विकसित राष्ट्र के रूप में, या फिर अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में? देखिए, अगर हम बात करें इसकी, तो आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से जो भारत है ये विकासशील राष्ट्र के रूप में चिन्हित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? देखिए, अगर हम अर्थव्यवस्था में क्षेत्र के आधार पर बात करें तो ऑप्शन आपको दिख गया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन तृतीयक क्षेत्र, चौथा ऑप्शन है सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक है, देखिए, अगर हम ऐसे बात करें बंटवारे के हिसाब से, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के हिसाब से, तो आपका प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? एक होता है आपका प्राथमिक क्षेत्र। उसके बाद होता है आपका द्वितीयक क्षेत्र। क्या होता है? उसके बाद आता है आपका द्वितीयक क्षेत्र। उसके बाद आता है तृतीयक,
बेसिकली पूरा एकदम बेसिक से आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद आता है चतुर्थ, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो ये बेसिकली आप समझिए कि पर्यावरण पर निर्भर करता है। किस पर? पर्यावरण पर, मतलब ये प्राकृतिक उत्पादन इसमें होता है। क्या होता है? प्राकृतिक उत्पादन होता है। प्राकृतिक उत्पादन जो है ये प्राथमिक क्षेत्र में होता है, ठीक है। और जीडीपी में इसका जो योगदान है वो करीब 17% है। कितना? 17% योगदान इसका होता है। लेकिन रोजगार में सर्वाधिक रोजगार, करीब 54% रोजगार जो है ये प्राथमिक क्षेत्र से होता है। द्वितीय क्षेत्र की बात करें अगर भैया, तो द्वितीय क्षेत्र जो है विनिर्माण से है। विनिर्माण, इसको मैं अभी एक ऐसे उदाहरण समझाऊंगा जिसमें आप कभी भूलेंगे ही नहीं। विनिर्माण क्षेत्र से है, ठीक है। इसमें क्या आता है? इसे आप सड़क बना रहे हैं, सड़क हो गया, पार्क हो गया, फिर उसके बाद विद्युत, सड़क, पार्क, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैस आपूर्ति, ये सारी चीजें होती हैं। और तृतीय क्षेत्र जो होता है इसमें आपको सेवा क्षेत्र के रूप में इसको जाना जाता है। किस रूप में? इसको जाना जाता है सेवा क्षेत्र के रूप में। किस रूप में? सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसमें क्या आता है भैया? इसमें आता है आपका परिवहन। क्या आता है? परिवहन, होटल, ठीक है, बैंक, मनोरंजन, शिक्षा, ये सारी चीजें आती हैं। बात करते हैं चतुर्थ क्षेत्र की, तो ये बौद्धिक क्षेत्र होता है। कौन सा? बौद्धिक क्षेत्र होता है। और जैसे आईटी सेक्टर हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, तो ये सारी चीजें इसमें आती है। पूछा क्या है? सबसे अधिक जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी में किसका सबसे ज्यादा योगदान है? तो वो होता है आपके तृतीय क्षेत्र का। तृतीय क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न लेते हैं। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें मुद्रा आपूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, निर्यात नहीं, आयात नहीं। बताओ भैया, देखिए अगर हम बात करें विदेशी संबंध के आधार पर, समझिएगा इसको क्या बात करें? विदेशी संबंध के आधार पर, विदेशी संबंध के आधार पर, विदेशी संबंध के आधार पर बात करें तो एक होती है बंद अर्थव्यवस्था। क्या होती है? एक होती है आपकी बंद अर्थव्यवस्था, और एक होती है खुली अर्थव्यवस्था। एक होती है खुली अर्थव्यवस्था, ठीक है। एक होती बंद अर्थव्यवस्था, एक होती खुली अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है? जो आयात होता है, आयात और निर्यात, जो आयात निर्यात होता है ये बिल्कुल ओपन होता है। लेकिन बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है? आयात और निर्यात जो होता है, आयात और निर्यात भी क्या होता है? ये बंद होता है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वें नंबर पर चलते हैं। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक खाद्य की कमी वाले अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम अधिक वाले अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक पूंजी अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। देखिए अगर भारत की बात करें तो भारत में हमने क्या बताया? जो प्राथमिक क्षेत्र है, जो प्राथमिक क्षेत्र है इसमें जो रोजगार देने का ये काम करता है, ये करीब 54% रोजगारी देता है। कितना? 54%। तो जो भारत को परिभाषित किया जाता है तो वह एक श्रमिक अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6ठा नंबर लेते हैं। क्या भैया? किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर, बाजार का आकार पर, या उपयुक्त सभी? बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। देखिए बात करें अगर जैसे हम ये देश है, ठीक है, इसमें प्राकृतिक संसाधन ना हो, पूंजी विनिर्माण ना हो, बाजार का एक सुनिश्चित आकार ना हो, तो ये क्या कोई देश जो है आर्थिक विकास कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो इसमें प्राकृतिक संसाधन भी जरूरी होते हैं, पूंजी निर्माण भी जरूरी होता है, और बाजार का आकार भी जरूरी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर। वैश्वीकरण का अर्थ है अर्थव्यवस्था का को एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, और ऑप्शन नंबर डी अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए अगर हम बात करें वैश्वीकरण, आपको पता है 1991 में जब मनमोहन सिंह जो है यहाँ पे
उस वक्त वित्त मंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह। जब ये आया था आर्थिक मंदी का जो दौर आया था, ठीक है, तो आर्थिक मंदी के दौर में जो है पहली दफ़ा 1991 में ये आर्थिक मंदी आई थी, और इसमें ही आपका एलपीजी का कॉन्सेप्ट दिया गया था। कौन सा कॉन्सेप्ट? एलपीजी का कॉन्सेप्ट जो है यहीं से दिया गया था कि साहब एलपीजी कॉन्सेप्ट क्या होता है। एलपीजी मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो इसमें ये जो आया था, जिसे इसमें ये कहा गया कि भाई अगर हमारी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था है और हम उसको अगर जो है नई आर्थिक नीति के माध्यम से लागू नहीं करेंगे, अगर इसमें आप ऐसे समझिए उदारीकरण नहीं होगा, उसके बाद जो है निजीकरण नहीं होगा, क्या निजीकरण नहीं होगा, निजीकरण, और उसके बाद अगर वैश्वीकरण नहीं होगा, वैश्वीकरण भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण नहीं होगा। ये आया था आपके जो योजना अवकाश था उसी टाइम में आया था, ठीक है, योजना अवकाश के टाइम में 1990 से 92 के बीच में आया था। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वित्त मंत्री के रूप में जो है मनमोहन सिंह हुआ करते थे। तो वैश्वीकरण या उदारीकरण का जैसे अगर पूछा जाता है, उदारीकरण, कई इसमें प्रश्न तैयार हो जाएंगे, उदारीकरण या वैश्वीकरण, उदारीकरण या वैश्वीकरण का भारत में जनक कौन? तो वो भारत में जनक आपके कौन है? वो है आपके मनमोहन सिंह। कौन है? मनमोहन सिंह है। बात क्लियर में भाई? चलिए, उदारीकरण जैसे आप कहेंगे सर उदारीकरण क्या होता है? उदारीकरण मतलब होता है लाइसेंस प्रणाली समाप्त करना, आप आइए सीधे व्यापार करें। निजीकरण मतलब क्या होता है? सरकारी कंपनी में निजी लोग भी पैसा लगा सकते हैं। बात क्लियर है? और वैश्वीकरण मतलब होता है इसमें देश का बाजार खोल दिया गया कि आप आइए हमारे साथ व्यापार करिए, हमारे यहाँ से आप लाभ ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप व्यापार तो करिए, पैसा तो हमारे यहाँ है, इनकम तो हो, ठीक है। और ये पूछा जाता है कि ये कब लागू किया गया? तो ये 1991 में ये आया था, और ये योजना अवकाश के समय में आया था। कब? योजना अवकाश के समय में आया था, ठीक है। अगर आपसे पूछे उस वक्त वित्त मंत्री तो आप बताएंगे मनमोहन सिंह, और प्रधानमंत्री पूछेगा तो आप बताएंगे नरसिम्हा राव। बात क्लियर है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर पे। क्या भैया भारत की कुल श्रम शक्ति लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ? अभी हमने कुछ देर पहले चर्चा करी थी, 43%, 49%, 54% या 65%। देखो भैया जो आपका भारत कृषि है इसमें कुल श्रम शक्ति करीब 54% लोग लगे हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या राइट आंसर है। हमने भी आपको बताया जैसे इसमें 54% लोग इसमें रोजगार पाए हुए हैं, 17% जो है इसका जीडीपी में योगदान है। बात क्लियर है? अगर ये बात करें कि भाई अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो वो तीसरी अर्थव्यवस्था का, जैसे उसमें जो सेवा क्षेत्र होता है, तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है, ठीक है। इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वां नंबर। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है तकनीकी की, चक्रीय की, घर्षणात्मक या संरचनात्मक? बताओ भैया भारत में कैसी बेरोजगारी है, ठीक है। भारत में देखिए, भारत की बात करें तो अगर बेरोजगारी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? बेरोजगारी की बात करते हैं, तो भारत में जो बेरोजगारी है वो संरचनात्मक बेरोजगारी है। कैसी बेरोजगारी है? संरचनात्मक बेरोजगारी है। इसमें जो है सारी चीजें क्लियर हैं, ठीक है। जब व्यक्ति, अब बेरोजगारी होती क्या है? जैसे हम चाहें कि मुझे काम मिल जाए, जैसे हमारी इच्छा हो काम पाने की, इच्छा हो काम पाने की, लेकिन क्या हो काम ना मिले, तो वही क्या है, ये आपका हो जाता है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी जो है ये संरचनात्मक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब पूछा जाएगा इसमें जो है इसके आंकड़े कौन जारी करता है, तो इसका जारी करता है NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। क्या? राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन जो है इसका आंकड़ा जारी करता है, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है 10वां नंबर। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित में प्रकाशित करता है नीति आयोग, वित्त आयोग, NSO या इनमें से कोई नहीं? बताओ भैया क्या होगा आपका 10वां नंबर, इसका क्या राइट आंसर होगा। देखिए हमने भी क्या बताया, आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित, तो एकत्रित और प्रकाशित करने का जो इसको मिला हुआ है वो है NSSO, हालांकि इसको बना करके NSO कर दिया गया है, ठीक है। ये 2019 में किया गया है। लेकिन अगर बात करें कि नीति आयोग के लिए जो है आंकड़े इकट्ठा, जिसे जो पैमाना वो कौन बनाता है, तो वो बनाता है आपका नीति आयोग। इसमें राइट आंसर जो इसका जो प्रश्न है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा NSSO, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं
भारत में बेरोजगारी की कौन सी किस्म पाई जाती है? ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी। कुछ देर पहले ये प्रश्न आया हुआ था, हालांकि ये प्रश्न एसएससी का है और वो प्रश्न यूपी SSSC का था, उसमें ऑप्शन जो है इनमें से सभी नहीं था। ठीक है, इनमें से सभी नहीं था। बेसिकली भारत में ग्रामीण अल्प रोजगार भी है, चक्रीय बेरोजगारी भी है, संरचनात्मक बेरोजगारी भी है। ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी भी आपका है, ऐच्छिक बेरोजगारी है, अनैच्छिक बेरोजगारी है, प्रच्छन्न बेरोजगारी है, मौसमी बेरोजगारी, ये सारी बेरोजगारी इसमें पाई जाती है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है काम करने का इच्छुक होना और काम न मिलना। ऑप्शन बी पूरे वर्ष प्रत्येक दिन काम न मिलना। ऑप्शन सी है विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी संरचना का अपर्याप्त होना। और ऑप्शन डी है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। देखिए भैया, अगर हम प्रच्छन्न बेरोजगारी की बात करें तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है अदृश्य बेरोजगारी। क्या होता है? अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? अदृश्य बेरोजगारी इन द सेंस छिपी हुई बेरोजगारी। क्या? छिपी हुई बेरोजगारी। बात क्लियर है? छिपी हुई बेरोजगारी जब आवश्यकता से अधिक काम पर, जैसे हमको एक काम करवाना है और एक आदमी इसको कर सकता है, लेकिन हम ले कितना है? 3 आदमी लेके आए। मतलब जब जो है जब आवश्यकता से अधिक लोग काम में लगे हों तो उसको जो है आप कहेंगे कि साहब ये प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी। बात क्लियर है? अब प्रच्छन्न जैसे अब अगर कैटेगराइज करें जैसे बेरोजगारी को, तो बेरोजगारी को अगर कैटेगराइज करते हैं तो एक होती शहरी, एक होती शहरी और एक होती है आपकी ग्रामीण। ठीक है, जैसे शैक्षणिक जो है ये इधर साइड है, घर्षणात्मक जो है ये इधर साइड है, और उसके बाद अगर बात करें संरचनात्मक बेरोजगारी ये भी जो है इधर साइड है। इधर साइड में जो है शहरी क्षेत्र में। ठीक है, आपको शहरी क्षेत्र में, और इधर आपका ग्रामीण क्षेत्र पड़ जाता है। क्या? ग्रामीण क्षेत्र पड़ जाता है। ग्रामीण में प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। बात क्लियर है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर जो होता है वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगर बात करें प्रच्छन्न बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है कहाँ पे, तो ये बेसिकली पाई जाती है आपके, आप अपने दादी से पूछेंगे वो बताएंगे साहब प्रच्छन्न बेरोजगारी कैसे क्या होता है। मतलब लोग आवश्यकता से अधिक होंगे और काम कम होगा। ठीक है, काम मान लीजिए 10 लोगों का है और लोग कितने होंगे? 100 लोग होंगे, तो आप क्या करेंगे? भैया 100 लोगों को लगाइए, हमसे मजदूरी कम, हम मजदूरी कम देंगे। मतलब नाना प्रकार के नाटक आप करने वाले हैं। बेसिकली इसका राइट आंसर आपका ये आपका डी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर चलते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? अवस्फीति की अव्यवस्था, भारी उद्योग की अभिनति, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ऑप्शन डी है कच्चे माल की कमी। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संरचनात्मक बेरोजगारी जो है ये इसका क्या कारण है? तो इसका कारण आपका हो जाएगा, इसका जो कारण है वो होता है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ठीक है, जैसे अगर इसमें आपसे पूछा जाए इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें अपर्याप्त उत्पादन क्षमता जो ऑप्शन नंबर सी आपका है वो राइट आंसर है। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? शिक्षित बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, या इनमें से कोई नहीं। देखो भैया, अगर हम बात करें प्रच्छन्न बेरोजगारी तो छुपी बेरोजगारी मैंने बता दिया आपको कि पैसा नहीं है, घुट घुट के मर रहे हैं लेकिन फिर भी रूम में रह रहे हैं। मौसमी बेरोजगारी की बात करें तो मौसम आई, मान लीजिए दाल दलहन आई, दाल की खेती हुई, सब कुछ एकदम नज़ारा बदल गया, मौसमी बेरोजगारी हो गया। लेकिन अगर शिक्षित बेरोजगारी है तो वो हमेशा आपको खुश रखेगी। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पे। किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवाओं को नौकरियां प्राप्त नहीं होती? मौसमी बेरोजगारी, शैक्षिक बेरोजगारी, पूर्ण बेरोजगारी, और उसके बाद आपका आता है इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम बात करते हैं किसकी बेरोजगारी की बात करते हैं तो आपका जो 15 नंबर है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्ण बेरोजगारी। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो वो जो है वो ऐसे करेगा, पूर्ण बेरोजगारी नहीं, सॉरी माफ़ करिएगा, इसमें जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जैसे पूर्ण बेरोजगारी नहीं कहेंगे इसको, किसी प्रकार की बेरोजगारी में स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवाओं को नौकरियां प्राप्त नहीं होती हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शैक्षिक बेरोजगारी। क्या? शैक्षिक बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, क्या भैया? वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है
ठीक है, क्या कहा जाता है भैया, आपका सामान्य स्थिति बेरोजगारी, और उसका दैनिक स्थिति बेरोजगारी, ऑप्शन सी जो है साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं वर्ष के अधिकांशतः हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को बड़ा जो कहा जाता है, वो बेसिकली देखिए हम लोग क्या है, जैसे सामान्य स्थिति बेरोजगारी हम कहेंगे इसको, ठीक है, इसको हम कहेंगे सामान्य स्थिति बेरोजगारी कह तो देंगे, सामान्य स्थिति बेरोजगारी इसको यही बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है। दैनिक स्थिति बेरोजगारी की बात करेंगे तो भैया दैनिक स्थिति बेरोजगारी में जो है वो आपका जैसे प्रमोट, ठीक है, जैसे प्रमोट साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी नहीं, साप्ताहिक ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर पे। क्या भैया, निम्नांकित में से कौन सा गरीबों का निर्यात केंद्र है, केंद्रीय मंत्रिमंडल, लोकसभा, राज्यसभा या फिर आपका नीति आयोग। बताइए भैया इसका क्या राइट आंसर होगा। देखिए, अगर हम बात करें इसकी 17 नंबर की, 17 नंबर में जो ऑप्शन आपको दिया गया है वो है नीति आयोग। पूछ क्या रहा है, गरीबी का निर्धारण कौन करता है, रिपोर्ट कौन बनाता है, NSSO बनाता है, हमने बता दिया आपको, निर्धारण कौन करता है, ACP, ठीक है। तो इस प्रकार चीज़ें होती हैं, बात क्लियर है। जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे आप पुलिस थाने में है, SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज होता है तो जांच कौन करने आता है, एक आपका CO आता है और उसके बाद SDM आता है, तो वही काम यहाँ करना है। जो गरीबी का निर्धारण है वो आपका नीति आयोग करेगा, कौन से प्लेटफॉर्म पे कितनी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन उस पर खोजबीन आंकड़े लाना वो कौन करेगा, NSSO करेगा। बात क्लियर है। जिसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पे। क्या भैया 18 नंबर पे, 18 नंबर पे है आपका मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम की मांग करी थी। ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 20 सूत्री कार्यक्रम की बात है, तो मेरे दोस्त मेरे भाई जो इसमें 20 सूत्री कार्यक्रम लाने का जो उद्देश्य अगर किसी का रहा, किसी का विजन रहा, तो वो आपके इंदिरा गांधी थी, ठीक है। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। बात क्लियर है, राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर लेते हैं। क्या भैया 19 नंबर में, किसी राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। बिहार को, मध्य प्रदेश को, झारखंड को या उड़ीसा को। बताओ भैया किसको भारत का इथोपिया कहा जाता है। भारत का इथोपिया आपको जो है इसमें देखिए, अगर बात करें जैसे बिहार जो है बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश को जो है ये कहा जाता है भारत का इथोपिया। बात क्लियर है, भारत का इथोपिया किसको कहा जाता है, भारत का इथोपिया आपके मध्य प्रदेश को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। जैसे बिहार जो है सबसे पिछड़ा, सबसे बीमारू राज्य की श्रेणी में आता है, ठीक है। हालांकि अब तो मध्य प्रदेश बाहर भी निकल गया इससे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, अंतिम प्रश्न क्या भैया, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। बताओ भैया, जैसे हमने क्या कहा, NSO जो है वो बेरोजगारी, गरीबी, इन सबके आंकड़े जो है जारी करता है। आंकड़े का पैमाना कौन बनाता है, नीति आयोग बनाता है, ठीक है। हालांकि अब जो है मोदी जी ने मना कर दिया कि बेरोजगारी और गरीबी के आंकड़े जारी नहीं होंगे, तो वो जारी नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे ही तो इसमें देखिए ऑप्शन ए मानव विकास सूचकांक, ऑप्शन बी लिंग असमानता सूचकांक, ऑप्शन सी है मानव गरीबी सूचकांक, ऑप्शन डी है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है, तो मानव विकास सूचकांक नापेंगे तो बिल्कुल बात क्लियर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे शहरी और ग्रामीण दो प्रकार के जीवन है, और ग्रामीण में प्राथमिक और उच्च है, निम्न और उच्च है ना। लिंग असमानता की बात तो बिल्कुल गलत है, मानव गरीबी सूचकांक बिल्कुल गलत हो गया। अब इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। देखिए इसमें हमको डिसाइड ये करना है कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फॉर PT, इंपॉर्टेंट के लिए महत्वपूर्ण कौन कौन से, इस चक्कर में हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो इसमें राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगर आपको देखिए UP PT की तैयारी करनी है और आप हमसे जो है लग करके हमारे साथ तैयारी करेंगे, तो मुश्किल से ऐसा नहीं कि जो कम नंबर आने, मैक्सिमम नंबर आप गेन कर सकते हैं, लगभग 90 के आसपास नंबर गेन कर लेंगे। बात क्लियर है। तो चलिए आज क्लास यहीं पर, उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।